आज के इस कार्यक्रम के ऊर्जावान, कर्मठ और संस्कृति के रक्षक हमारे मुख्य वक्ता हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं मुख्य वक्ता आदरणीय विकास जी दवे को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश भर दें। पावन किया सभागार को आपने, दीप जलाकर आगाज कर दें। मैं माननीय दवे भाई साहब और गिरीश भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि आप दीप प्रज्वलित हैं, जो प्रतीक है अंधकार से उजाले की ओर ले जाने के लिए, और कार्यक्रम को सफलता प्रदान करने के लिए हम विचारों को सकारात्मकता की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गौरव विकास जी दवे का औपचारिक परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आपने MA, MPhil, PhD और DLIT की उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में आप साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल के निदेशक और देवपुत्र बाल मासिक, हरिद्रा और साक्षात्कार पत्रिका के संपादक हैं। आप राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अनुमोदित अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपने देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में 1500 से अधिक रचनाओं का प्रकाशन किया है और आकाशवाणी से बाल कथाओं एवं वार्ताओं के प्रसारण आपके निरंतर होते रहते हैं। देश भर की प्रतिष्ठित व्याख्यान मालाओं एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में बाल साहित्य सहित अनेक विषयों पर 1800 से अधिक व्याख्यान आपके द्वारा दिए जा चुके हैं। केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय की राजभाषा सलाहकार समिति के आप सदस्य हैं। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में कार्य परिषद के सदस्य हैं। भोपाल को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित करवाने हेतु गठित सलाहकार समिति के आप सदस्य हैं। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज की सलाहकार समिति के आप सदस्य हैं। केंद्र के इस्पात मंत्रालय की राजभाषा सलाहकार समिति के आप सदस्य हैं। मध्य प्रदेश शासन की पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा समाहित करने हेतु गठित सलाहकार समिति के आप सदस्य हैं। मध्य प्रदेश शासन की पाठ्यक्रम में गीता दर्शन को सम्मिलित करने हेतु गठित सलाहकार समिति और केंद्रीय साहित्य अकादमी की जनरल काउंसिलिंग के आप सदस्य हैं। आपने 19 पुस्तकों का लेखन एवं 150 से अधिक ग्रंथों का संपादन किया है। 4 दीर्घ शोध प्रबंध और 50 से अधिक शोध आलेखों के लेखक डॉक्टर विकास जी दवे को अब तक देश भर के 100 से अधिक सम्मानों से अलंकृत किया गया है। आज आपकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित करती है। करतल ध्वनि से हम आपका स्वागत करते हैं। अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, सम्मान करके हम निभा रहे हैं अपनी परंपरा। अतिथि सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सीमा जी वशिष्ठ को। आप राजा भाऊ महाकाल जन्म शताब्दी समिति की सह संयोजक हैं। आप आए और आज के मुख्य वक्ता भाई साहब का स्वागत करें।
गिरीश जी भालेराव जी का परिचय संक्षिप्त में देना चाहूँगी। आप लोकमान्य शिक्षण समिति में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वयंसेवक रहे हैं। मैं नेहा पाटीदार से अनुरोध करती हूँ कि आप आएँ और भालेराव सर का स्वागत करें। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला के रूप में आज इस राजा भाऊ महाकाल जन्म शताब्दी समारोह समिति जिस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को कर रही है, वो उद्देश्य उन परिवारजनों का स्वागत करना है। कुछ पंक्तियों द्वारा मैं उस परिवार के प्रति हम सभी का स्नेह व्यक्त करती हूँ। यह अजब देश है, इसमें यौवन तो यौवन, बचपन भी अपनी कुछ विशेषता रखता है। बचपन की लपटें पीता कांटों पर चलता है, जीवन के कड़वे फल भी बचपन चखता है। हर उम्र यहाँ करके दिखलाती कुछ कमाल, हर उम्र हंसकर बलि चढ़ जाती है। जी हाँ, ऐसे ही देश की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर शहीद राजा भाऊ महाकाल के परिवार के हम सब ऋणी हैं, जिनके परिवार ने माँ भारती की रक्षा हेतु अपने घर के कुल दीपक को समर्पित कर दिया। जी, मैं अभी राजा भाऊ महाकाल के जीवन से संबंधित कुछ पढ़ रही थी। उसमें एक दो लाइनों ने मुझे इतना ज़्यादा झंझोर दिया कि जब कश्मीर आंदोलन हुआ, गोवा आंदोलन हुआ, तो उनमें देश के प्रति और देश की रक्षा का जज्बा ऐसा था कि वो उज्जैन से अपने सारे कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली तक पैदल चले गए। ये कितनी बड़ी बात है। आज हम अपने परिवार के बच्चे को कहते हैं तो कहता कि अरे कुछ पैदल जाऊंगा क्या दुकान तक। तो आप सोचिए कि धन्य है वो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दिए होंगे। उसी पीढ़ी के पारिवारिक सदस्य आज हमारे बीच मौजूद हैं। आदरणीय प्रकाश जी महाकाल और आपकी श्रीमती आशा जी महाकाल। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उन परिवारजनों को सम्मानित किया जा रहा है। मैं आदरणीय प्रकाश दादा और आशा जी से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर पधारें। हम सभी आपके इस योगदान के ऋणी हैं और धन्य है वो माँ जिसने राजा भाऊ जैसे पुत्र को जन्म दिया। आज के कार्यक्रम की भूमिका के लिए मैं लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति उज्जैन के कार्यपालक अधिकारी सम्माननीय गिरीश जी भालेराव को आमंत्रित करती हूँ। कार्यक्रम की भूमिका लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति के कार्यपालक अधिकारी नहीं रख रहे। हाँ, इस राजाऊ महाकाल जो समिति है, जन्म शताब्दी समारोह समिति, इसके संयोजक के नाते मैं भूमिका रखने यहाँ खड़ा हुआ हूँ। यहाँ राजाऊ महाकाल का बाहर चित्र लगा हुआ है, आप सबने देखा होगा। अभी हम अल्पाहार कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, कई लोग उसके बारे में वहाँ चित्र को देख रहे थे और उनके बारे में चर्चा भी कर रहे थे। यहाँ भी एक चित्र लगा हुआ है अंदर। इस सभागृह का नाम भी राजाऊ महाकाल सभागृह है। उज्जैन के हम सब निवासी है, कई लोग पुराने भी है, कई लोग यहाँ नए भी है। हमने सुना भी होगा देवास गेट पे एक बस स्टैंड है,
जिसको राजाऊ महाकाल बस स्टैंड ऐसा कहा जाता है, पर वो कुछ लोगों को ही मालूम है। ज्यादातर लोग किस नाम से जानते हैं? देवास गेट बस स्टैंड, है ना। लेकिन उसका मूल नाम है वो राजाऊ महाकाल बस स्टैंड है। शहीद पार्क के अंदर एक प्रतिमा का अनावरण हुआ था लगभग 94 के आसपास। वहां भी राजाऊ महाकाल की एक प्रतिमा, उस समय के प्रांत प्रचारक जी थे सुरेश जी सोनी, उनके हस्ते वो राजा शहीद पार्क के अंदर राजाऊ महाकाल की प्रतिमा का अनावरण हुआ था। दिन भी था 15 अगस्त का, ध्यान है मुझे। हल्की हल्की बौछार हो रही थी बारिश की, और उस समय वहाँ कार्यक्रम हुआ था। पर उज्जैन के कितने लोगों को मालूम होगा कि राजाऊ महाकाल का चित्र, स्टेचू, ये शहीद पार्क के अंदर लगा हुआ है। कल्पना करो आप, मैं आप सबसे भी ये प्रश्न पूछता हूँ, अपने आसपास के वातावरण में हम इस प्रश्न को खड़ा करें तो कितने कम लोगों को मालूम होगा। जिस राजाऊ महाकाल ने अपने 32 वर्ष के अल्पायु में, यौवनावस्था में अपने प्राणों का उत्सर्ग कहाँ किया? भारत माता की एक भुजा स्वतंत्र होना चाहिए, गोवा में जाकर। उज्जैन में संकट नहीं था, वो जहां रहते थे पांदरिया में, वहां भी कोई संकट नहीं था। लेकिन संकट था पुर्तगालियों ने जिसका ऊपर आक्रमण कर रखे अपना बना रखा था, ऐसे गोवा पर। पुर्तगालियों से उस गोवा को मुक्त कराने के लिए राजाऊ महाकाल यहां से चलते, और जैसे दीदी ने अभी संचालन में बताया कि 600 किलोमीटर पैदल जाते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? वहां जाकर भी एक गोली लगती है, फिर भी वो निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं। कंकड़ लगा होगा ऐसा सोचा, अगली गोली लगती है और भारत माता के लिए समर्पित हो जाते हैं और अपना प्राणोत्सर्ग कर देते हैं। ध्वज नीचे नहीं गिरना चाहिए, ध्वज अपने साथी के हाथ में पकड़ा देते हैं। तो ऐसे राजाऊ महाकाल के जन्म के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 1923 से 2023 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। जैसी राजाऊ महाकाल के मन में पीड़ा उठती थी कि पुर्तगाल से वो गोवा को मुक्त कराना, अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया है। कई ऐसे भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानियों को हमने स्मरण किया है, याद किया है। उज्जैन वासियों के मन में भी एक पीड़ा कब से उठ रही है कि राजाऊ महाकाल को कौन जानता है। और जितने लोग उज्जैन में आज लगभग 6 लाख से ज्यादा आबादी है, कम से कम हम उज्जैन वाले तो उनको जाने। उन्होंने जो कार्य किया वो तो देश भर में एकदम देश का गौरव, भारत गौरव ऐसा कहना चाहिए। पर कम से कम उज्जैन गौरव के रूप में हम राजाऊ महाकाल को जाने तो सही। उन्होंने क्या किया है, उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व के बारे में हम समझे। इस सब का विचार करते हुए कुछ कार्यकर्ताओं ने ऐसा विचार किया, विशेषकर मातृ संगठन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसने विचार किया कि 100वें वर्ष में शताब्दी वर्ष इसको मनाया जाए राजाऊ महाकाल का। और इसलिए राजाऊ महाकाल जन्म शताब्दी समारोह समिति ऐसा इसका गठन किया गया। कुछ 10-20 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और ये तय किया कि हम वर्ष भर कुछ ऐसे कार्यक्रम मनाएंगे। अब वर्ष भर क्यों? तो एक ये संयोग है, देखो राजाऊ महाकाल के साथ जुड़ा हुआ है कि उनका जन्म 26 जनवरी को होता है और उनका दिवंगत कब होते हैं, निर्वाण कब होता है, बलिदान कब जाते हैं वो, तो 15 अगस्त को। ईश्वर ने भी, नीति ने भी कुछ सोच कर ही उनको इस भूमि पर जन्म दिया होगा कि 26 जनवरी को जन्म और 15 अगस्त को निर्वाण। फिर भी ऐसे बलिदानी के बारे में हम सब अनभिज्ञ है, तो हम सब विज्ञ बने, हम सब उनको जाने। इसके लिए विचार किया कि ऐसा एक जन्म शताब्दी समारोह समिति कुछ कार्यक्रम करेगी। समिति तो एक नाम है, किसी को आगे आना पड़ता है इसलिए समिति का नाम है। पर हम सब उज्जैन के लोग, हम अलग अलग रूप से अब पूरे उज्जैन शहर में, उज्जैन महानगर में कुछ कार्यक्रम करेंगे। अब कार्यक्रम किस प्रकार के होंगे? तो कोई भव्य, कोई शहीद पार्क के या गोपाल मंदिर पे या कहीं दशहरा मैदान पे बड़ा कार्यक्रम करना और खूब भीड़ इकट्ठी करना, ऐसा उद्देश्य नहीं है इसके पीछे। छोटी कॉलोनियों में, छोटे मोहल्ले में, कॉलोनियों के बगीचों में छोटे छोटे कार्यक्रम, छोटे लेकिन संख्यात्मक रूप से बड़े, ऐसे कार्यक्रम करना। और उस कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक पहुंचना, जन जागरण करना, समाज जागरण करना, ऐसा विचार सारा इस समिति द्वारा किया गया। अब कार्यक्रम किस रूप से होंगे? चूंकि अभी प्रारंभिक अवस्था में हम सब बैठे थे, कुछ कार्यक्रमों का विचार किया।
और ये आपके लिए भी चिंतन का विषय मैं छोड़ रहा हूं इस मंच के माध्यम से, कि हम भी विचार कर सकते कि हमारे क्षेत्र में हम क्या कार्यक्रम करें और उसके सुझाव भी हमको दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ अच्छे सुझाव आएंगे, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे हम सब मिलकर। और राजाऊ महाकाल को जन जन तक पहुंचाना, उज्जैन के हर घर में पहुंचाना, ऐसा कम से कम हम संकल्प लेंगे। उन्होंने संकल्प लिया था गोवा की मुक्ति का, थोड़ा सा चिंतन हम भी करें। कम से कम जिस गोवा की मुक्ति के लिए वो अमर बलिदानी हुए, उनके बलिदान को हम उज्जैन नगर के सब लोगों तक तो पहुंचाएं। तो ऐसा सारा विचार हमको करना चाहिए। अब कुछ कार्यक्रम सोचे, विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम है, अभिभावकों के लिए कार्यक्रम है, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कार्यक्रम है, कुछ प्रबुद्ध जनों के लिए कार्यक्रम है, युवाओं के लिए कार्यक्रम है, युवतियों के लिए कार्यक्रम है, आप सब गृहिणियों के लिए कार्यक्रम है, महिलाओं के लिए कार्यक्रम है, प्रबुद्ध जन जो बैठे हुए आज, इन सब के लिए कुछ कार्यक्रम सोचे, अधिवक्ताओं के सोचे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन्हें नगर का कोई भी श्रेणी इससे छूटे नहीं, कोई अछूते न रह जाए। कोई ऑटो चलाने वालों का संघ है तो ऑटो चलाने वालों का संघ भी उस कार्यक्रम को एक विचार करेगा, क्या कर सकता है, उस लेवल का कोई कार्यक्रम हो सकता है। तो ऐसे सारे विचार करना, छोटे छोटे प्रश्न मंच के माध्यम से, अभी मराठे मैडम यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम इस विद्यालय में संपन्न हुआ था। बच्चों को प्रश्न मंच के माध्यम से कुछ प्रश्न दिए राजाऊ महाकाल पर। ऐसे वो पंचतंत्र एक पुस्तक निकाली थी और उसके अंदर से एक पंचतंत्र में पंचरत्न, तो 5 रत्नों की एक पुस्तक थी और 5 रत्न इन्हें स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे अमर बलिदानी जो इस मालवा क्षेत्र में रहते हैं या मालवा क्षेत्र में इस उज्जैन के आसपास की भूमि पर रहते हैं और वो उन्होंने अपना बलिदान दिया है। ऐसे पंचरत्नों में से एक रत्न राजाऊ महाकाल हुए और उनके ऊपर जब बच्चों को एक छोटी सी पुस्तक दी, केवल 15 पेज 20 पेज की पुस्तक थी, और उस पुस्तक में राजाऊ महाकाल का पूरा जीवन चरित्र, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, ये सब यहाँ से उस प्रिंटेड पुस्तक में दिया। उस प्रिंटेड पुस्तक को उसके घर परिवार के सारे लोगों ने पढ़ा। वो बच्चा जब यहाँ आता है और प्रश्न मंच में प्रश्न इधर से प्रश्न करता के मुंह से निकलता है, उससे पहले तो उसका हाथ खड़ा हो जाता है। राजाऊ महाकाल का जन्म कहाँ हुआ, वो कहाँ से पैदल निकले, कहाँ पहुंचे, कहाँ बलिदान हुए, कहाँ उनका अंत्यक्रिया हुई, सारे प्रश्न उसके अंदर थे। और इन सारे प्रश्नों को लेकर वो प्रश्न मंच किया गया, तो कम से कम मुझे लगता है 300-400 विद्यार्थियों तक राजाऊ महाकाल को पहुंचा दिया। और केवल 300-400 विद्यार्थियों तक नहीं, तो उनके परिवार में पहुंचा, उनके ड्राइंग रूम तक वो पुस्तक पहुंची। ड्राइंग रूम में कई लोग आते जाते होंगे, उन्होंने भी पढ़ी होगी। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ माध्यमों से, क्या माध्यम हो सकता है हम सब सोचेंगे। अभी कुछ कुल मिला के एक ऐसा विचार किया है कि एक कर पत्रक निकालना, लगभग 4-5-6 पेज का रहेगा वो फोल्डर। वो फोल्डर प्रत्येक व्यक्ति तक डोर टू डोर, घर घर पहुंचाना, और घर घर पहुंचा के राजाऊ महाकाल के बारे में प्रथम दृष्टया उनके ऊपर कोई एक जानकारी हर घर में पहुंच जाए। अभी हम सबको मालूम है, हम यहाँ से जाएंगे, कोई पूछेगा कहाँ गए थे, तो राजाऊ महाकाल जन्म शताब्दी समारोह समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम के व्याख्यान में गए थे। किसके ऊपर व्याख्यान था? राजाऊ महाकाल के ऊपर व्याख्यान था। कौन राजाऊ महाकाल? इस प्रश्न पे हम निरुत्तरित न हो जाए, कौन राजाऊ महाकाल, तो हम बता सके, कम से कम उस 4 पेज में जो लिखा हुआ है वो बता सके। इसलिए वो 4 पेज में लिखा हुआ हम हर घर में पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। और उस प्रयत्न करने के लिए 1 अगस्त का दिन चुना है हमने। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त, इस 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक घर घर में कार्यकर्ता संपर्क, कोई कार्यकर्ता आप सब में से अछूते नहीं, आप सभी वो कार्यकर्ता हो। आप सबके माध्यम से समाज जागरण किया जाएगा। आप जहां जिस क्षेत्र में रहते हैं, हमारे 4 घर इधर के, 4 घर इधर के, कॉलोनियों के सामने के 8 घर, ऐसे इन 8 घरों में मैं राजाऊ महाकाल को पहुंचाऊंगा या पहुंचाऊंगी, ऐसा हमने संकल्प यहां से लेकर जाना है। एक बड़ा कार्यक्रम 15 अगस्त का सोच रहे हैं कि एक ही दिन में राजाऊ महाकाल को हम ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचा दे। तो वो एक बड़ा कार्यक्रम जो सोचा है कार्यकर्ताओं ने मिलकर, वो ऐसा कार्यक्रम कि राजाऊ 15 अगस्त के दिन जो स्वतंत्रता दिवस है हमारा, उस दिन पूरे उज्जैन में, यदि हम केवल उज्जैन नगर का ही विचार करें, तो उज्जैन में मुझे लगता है कि 300 से 400 स्थानों पर ध्वजारोहण होता होगा। बड़ी बड़ी स्कूल है, कॉलोनी है, बगीचे है, चौराहे है, कम्युनिटियां है, सोसाइटियां है, उसके अंदर ध्वजारोहण होता है। कहीं 20-25 संख्या ही उपस्थित रहती होगी, पर कहीं विद्यालयों में 200-300 संख्या भी उपस्थित रहती है। और ये सब विद्यार्थी वहां से उपस्थित रहने वाले, वो परिवार का एक सदस्य रहता है, लेकिन उसके घर में परिवार है पूरा।
जो घर पे बैठा हुआ है उस दिन उपस्थित नहीं हो पाया। ऐसे सब लोगों के बीच में उस ध्वजारोहण के माध्यम से वहां जो वक्ता आएगा, वो वक्ता अपनी चाहे जो बात कहे उस दिन स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, लेकिन एक बात राजाऊ महाकाय के लिए जो पत्र आपके पास जो पहुंच चुका होगा उसका या तो याद करके बोले या वाचन करके बोले, पर कम से कम उस कार्यक्रम में राजाऊ महाकाय के लिए 5 मिनट का समय, 10 मिनट का समय ये जरूर हो। हम सब भी ध्यान रखें, जहां जहां ध्वजारोहण होने वाला है उसमें इस बात का विशेष हम अभी से प्रयत्न करें। वहां कौन वक्ता आने वाला है उसके पास तो को पत्रक पहले से पहुंचा देना, वो वक्ता क्या क्या बोलेगा वो सब हम देख ले, पत्रक के अंदर जो ऑथेंटिक चीजें लिखी हुई है वही सब बोले। तो ये सब हमको पहले से विचार कर लेना पड़ेगा। लेकिन एक दिन ऐसा मिल रहा है हमारे पास कि हम लाखों लोगों तक, उन 2-4 हजार विद्यार्थियों या जो ध्वजारोहण में उपस्थित रहेंगे उनके माध्यम से हम लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा सारा विचार प्रारंभिक दृष्टि से किया है। बाकी फिर वर्ष भर में कोई इस मतलब 26 जनवरी से लेके अगस्त तक, या अभी अब अगस्त पहले आएगा तो अगस्त से लेके 26 जनवरी तक कुछ व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा, कुछ प्रबुद्ध जनों के लिए गोष्ठियां होगी, कोई जाति बिरादरी के समाज के प्रमुख लोग रहते हैं, कोई पोरवाल समाज है, कोई अग्रवाल समाज है, कोई महाराष्ट्रीयन समाज है, कोई अन्य जो समाज चलते हैं, समाज में भी युवा विंग है, महिलाओं की विंग है, ऐसे अलग अलग जो छोटे छोटे समूह हैं। इन समूह में कहीं गणेश उत्सव मनाते हैं तो गणेश उत्सव मनाने वाला एक समूह है, कहीं दुर्गा उत्सव मनता है, ये सब आने वाले हैं अभी, इसलिए मैं इसका उल्लेख कर रहा हूँ। तो दुर्गा उत्सव मनाने वाली एक समिति है, उस समिति में जिस दिन आरती का समय हुआ, आरती के बाद राजाऊ महाकाय का एक चित्र लगा रहेगा और चित्र के माध्यम से उनके ऊपर उनके जीवन को हम 5 मिनट का उद्बोधन देंगे। कुछ नहीं है, किसी को उद्बोधन देते नहीं आता तो पत्रक पड़ेगा, लेकिन इतना काम करेंगे। अभी उज्जैन में श्रावण मास आ रहा है, इस बार तो अधिक मास है, 2 महीने लगभग हमको मिलेंगे। देश भर से श्रद्धालु उज्जैन में आते हैं। कुछ श्रद्धा के केंद्र ऐसे जहां वो अवश्य जाते हैं, कोई महाकाल जाएगा तो कोई गढ़कालिका जाएगा, कोई चिंतामण जाएगा। तो ऐसे प्रमुख धार्मिक केंद्रों पर, धार्मिक स्थलों पर बड़ा सा कोई चित्र लगा हो और उनके बारे में कुछ 10-20 पंक्तियां जैसे बाहर लगी हुई है, इस हॉल के बाहर ऐसी लिखी हुई रहेगी। अब वो जाता है, यहाँ से महाकाल जाता है तो वहां भी दिखता है, गढ़कालिका जाता है तो वहां दिखता है, काल भैरव जाता है तो वहां दिखता है, भैरवगढ़ जाता है तो वहां दिखता है। तब उसको ऐसा लगेगा कि है क्या, जहां जाऊं वहां ये चित्र दिख रहा है। एक आध बार तो पढ़ेगा, 2 बार तो पढ़ेगा, पढ़कर घर पे ले जाएगा जहां भी रहता होगा। तो ऐसे कुछ विचार हमने किया है जिसके माध्यम से राजाऊ महाकाय को हम घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। अभी प्रारंभिक भूमिका में इतना पर्याप्त है, पर आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि आप सब भी इसमें क्या कार्यक्रम अच्छे हो सकते हैं जिसके माध्यम से तुरंत, एक सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, उसके माध्यम से भी हम राजाऊ महाकाय को घर घर पहुंचा सकते हैं। पर ऐसे जो विस्मृत हमारे बलिदानी हैं जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया 32 वर्ष की यौवनावस्था में, उनके बारे में हम सब भी कुछ सोचे, संकल्प ले और इस भारत माता की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर हमारा एक छोटा सा काम हम कर जाए, इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी भूमिका में बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद भाई साहब। मैं इस मंच से समिति के संयोजक श्री गिरीश जी भालेराव को विश्वास दिलाती हूँ कि हम सब आपके द्वारा निर्मित ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है, उसमें आप सभी की ओर से सहयोग की भावना दर्शा रही हूँ। सही है जी, हम सब आपके साथ हैं और प्रयास करेंगे कि आपके विचारों को गति प्रदान करें। शब्दों के द्वारा प्रेरणा का संदेश देना होता है तो गीत इससे अच्छा माध्यम नहीं होता है। मैं आमंत्रित करती हूँ सुनील जी चौहान को व्यक्तिगत गीत के लिए। मेरा तो जीवन माँ तेरी सेवा में लग जाए, मेरा तो जीवन माँ तेरी सेवा में लग जाए, बार बार हम जन्म तेरी गोदी में माँ पाए, करते रहे तेरी हम माता चाकरी, माँ भारती माँ भारती माँ भारती माँ भारती, दीप जला कर हम सब माता करते तेरी आरती,
माँ भारती माँ भारती माँ भारती माँ भारती। वीरों धीरों की भूमि ये, यहाँ देव रमण को आए। मूर्ख अज्ञानी समझे नाना, अपना फर्ज निभाए। करते क्यों लड़ने की कोई बात भी। माँ भारती माँ भारती माँ भारती माँ भारती। दीप जला कर हम सब माता, करते तेरी आरती। माँ भारती माँ भारती माँ भारती माँ भारती। धन्यवाद। सुश्री उषा जी ठाकुर पधार चुकी हैं। आपका भी औपचारिक परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूं। आप साधारण मध्यम वर्गीय परिवार, भारतीय परिवार में जन्मी। आप बाल्यकाल से ही सामाजिक कार्यों में समर्पित थीं। पूरा जीवन जन सेवा का संकल्प लेने वाली उषा दीदी की योग्यता एवं दायित्वों का विवरण इस प्रकार है। आप मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की मंत्री हैं। आपका जन्म 3 फरवरी 1966 को इंदौर में हुआ। बीएचएससी, एमए, एमफिल, बीएड आपने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से किया। उसके बाद एमएड तक शिक्षित हुई। आपकी रुचि कविता पाठ और महापुरुषों के जन्म स्थलों का दर्शन करना है। आपने 2 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। आप 3 बार विधायक के रूप में निर्वाचित हुई। आप पूर्व में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की प्रदेश उपाध्यक्ष, पार्षद, इंदौर नगर पालिका निगम की शिक्षा समिति की अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की कार्य परिषद की सदस्य, नूतन कन्या विश्वविद्यालय की छात्र संघ की अध्यक्ष, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों की सेवा हेतु सेवा प्रकल्प चैतन्य धाम का आपके द्वारा निर्माण किया गया, जहां पर निशुल्क शिक्षा केंद्र, निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, निशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा के साथ ही निशुल्क व्यावसायिक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित करती हैं। सामाजिक और आध्यात्म के क्षेत्र में आपने मातृशक्ति कावड़ यात्रा के माध्यम से प्रतिवर्ष 15,000 से अधिक बहनों का आध्यात्म एवं राष्ट्र के प्रति जन जागरण किया। आप प्रतिवर्ष विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन करती हैं। अभी तक 10,000 से अधिक ट्री गार्ड सहित फलदार पौधों का वितरण कर आमजनों में पर्यावरण के प्रति रक्षा की अलग जगाने का कार्य कर रही हैं। आप अमर शहीद भगत सिंह, विशेष तौर पर ध्यान दें इस बात को कि आप अमर शहीद भगत सिंह के परिवार द्वारा भेंट की गई कटार को धारण करती हैं। यह उन्हें राष्ट्र प्रेम और जनहित में समर्पण के लिए अद्भुत शक्ति का संचार करती हैं। हम सब आपको अपने बीच पाकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम तो आपको कटार वाली दीदी के नाम से ही जानते हैं। हमारे बीच उपस्थित अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए मैं राजा भाऊ महाकाल जन्म शताब्दी समारोह समिति के संयोजक जी को आमंत्रित करती हूँ। सीमा जी वशिष्ठ को भी आमंत्रित करती हूँ कि आप आए।
कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान ऐसे वक्ता हैं हमारे कार्यक्रम की शान। मैं आमंत्रित करती हूं अपनी सहज और सरल मुस्कान और ओजस्वी शब्दों से सबको बांध देने वाले भाई विकास जी दवे को। आप मंच पर आएं और अपने ओजस्वी शब्दों से इस पूरे सभागार को सकारात्मकता से भर दें। आज के अपने इस सारस्वत अनुष्ठान में हम सबका सौभाग्य है कि इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए मध्य प्रदेश शासन की अत्यंत ही ओजस्वी तेजस्वी मंत्री, जिनके पास 3 महत्वपूर्ण विभाग हैं और उन तीनों विभागों का हम सब लोगों से सीधा सीधा संबंध आता है। जन सामान्य के लिए ये तीनों विभाग ऐसे विभाग हैं जिनसे लगातार हम सब लोग संपर्कित रहते हैं किसी न किसी कार्यक्रमों के माध्यम से। दीदी के पास पर्यटन भी है, संस्कृति भी है और धर्मस्व भी है, और तीनों विभाग एक दूसरे से गूंथे हुए से लगते हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि दीदी के पास एक दृष्टि है लंबे समय तक, दूर तक विचार करने की, और उस विभाग को वे लगातार मार्गदर्शन दे रही हैं। और मेरा सौभाग्य ये भी है कि मैं उसी विभाग के एक उपक्रम को थोड़ा सा, जितनी ऊर्जा ईश्वर ने दी है या संगठन ने जितना सिखाया है, उस सब के माध्यम से कुछ काम करने का अवसर दीदी ने मुझे भी प्रदान किया है। इसलिए मैं आदरणीय दीदी सुश्री उषा ठाकुर दीदी की उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हूं और उपस्थिति को रेखांकित कर रहा हूं। मंच पर आदरणीय गिरीश जी भालेराव भी उपस्थित हैं। वे श्रद्धेय राजा भाऊ महाकाल की स्मृति में अपनी यह जो शताब्दी वर्ष समारोह समिति बनी है उसके संयोजक हैं। प्रारंभ में भूमिका के रूप में उन्होंने इस संपूर्ण वर्ष को हम सब कैसे आयोजित कर सकते हैं, इस दिशा में विचार करने के लिए कुछ बिंदु उन्होंने हम सबके समक्ष रखे। गिरीश जी भाई साहब और हम आपस में बात कर रहे थे। मेरा परिचय जब अनीता दीदी दे रही थी तो बड़ा संकोच का कारण इन दिनों बनने लगा है। शासकीय उपक्रमों में जाने के बाद से परिचय इन दिनों इंटरनेट पर बड़ा वायरल जैसा रहता है और वही सारी चीज़ें। तो मैं अक्सर कार्यक्रमों में कहता हूं कि बाकी लोगों के लिए भले ही वो जानकारी नहीं रहती होगी, लेकिन मैं बोर हो गया अपना स्वयं का परिचय सुन सुन करके। इतना कुछ रहता नहीं है। कई बार इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हमारा एकमात्र परिचय यदि कुछ है तो हम संघ के स्वयंसेवक हैं। इतना परिचय इन सारे परिचयों पर भारी होता है। और संगठन उस नाते जो काम देता है, जितना वरिष्ठ अधिकारी अनुभव करते हैं कि ये व्यक्ति इतना इस काम को कर लेगा, उतना काम मिलता चला जाता है। तो ठीक वैसा ही गिरीश जी भाई सबके साथ भी रहता है। हम लोगों का जितने वर्षों का सानिध्य, सामीप्य, साहचर्य रहा है, उसके चलते कभी हम भी अनुभव नहीं कर पाते। वो कह रहे थे कि हमको पता ही नहीं कि आप इतने बड़े हुए। मैंने कहा आप ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे तो मेरी बड़ी परेशानी हो जाएगी। हम भी बड़े आत्मीय मित्र के नाते सहज बातचीत करते रहते हैं। और इस समिति के लिए मुझे लगता है कि सौभाग्य का विषय है कि जैसे मैं उषा दीदी के लिए कह रहा था कि एक विशिष्ट दृष्टि उनको प्राप्त है, ठीक उसी ढंग से गिरीश जी भाई साहब को भी मैं लगातार इतने वर्षों से देख रहा हूँ। और आप सब तो मुझसे ज़्यादा अनुभव इस बात को करते हैं कि चाहे मातृ संगठन में काम करने का अवसर रहा हो या अन्य तात्कालिक कार्यक्रमों में उनका नेतृत्व मिला हो, उन्होंने उन कार्यक्रमों को नई ऊंचाइयां दी, नए आयाम उन कार्यक्रमों के साथ जोड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो समिति है, निश्चित तौर पर इस पूरे एक वर्ष में, और विशेष करके यह जो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक जो अभियान चलेगा, आप सबके सहयोग से हम सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को खूब यशस्वी बना सकेंगे, ऐसा मैं निश्चित तौर पर अनुभव करता हूं। और विशेष करके प्रकाश दादा और आदरणीय वहिनी की उपस्थिति को मैं प्रणाम कर रहा हूं। आपके उपस्थित रहने से सचमुच पूरा सदन अपने आप में एक ऊर्जा का स्फुरण अनुभव कर रहा है। कई बार मैं इस बात को कहता भी हूं कि सरल जी की स्मृति में हम जब कार्यक्रम करते हैं और धर्मेंद्र जी को जब हम बुलाते हैं तो दिमाग में ये नहीं रहता है कि धर्मेंद्र जी प्रशासनिक अधिकारी रहे, कमिश्नर रहे, वगैरह वगैरह, ये सब भूल जाता हूं मैं। ऐसा लगता है कि सरल जी को जिन्होंने अपने निजी जीवन में उस संपूर्ण रचना प्रक्रिया को संपन्न करते हुए देखा है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी ऊर्जा का एक भाग उनके साथ होता है। आदरणीय प्रकाश दादा भी उस ऊर्जा के स्रोत को
रक्त संस्कार के रूप में अपने साथ लेकर के यहाँ पर विराजमान हैं, जिन्हें हम श्रद्धेय राजा भाऊ कहते हैं। और इसलिए मैं उन दोनों की उपस्थिति को भी प्रणाम कर रहा हूं और पूरे सदन को प्रणाम कर रहा हूं। अभी प्रारंभ में भूमिका के रूप में गिरीश जी जब बता रहे थे कि शहीद पार्क में राजा भाऊ की एक प्रतिमा स्थापित है। सामान्यतया हमारे संगठनों में इस प्रकार का उपक्रम करने से हम सब लोग लगातार संकोच करते हैं। संकोच इसलिए करते हैं कि हम सब लोगों ने स्वतंत्रता से पहले से लेकर आज तक देखा है कि जिन महापुरुषों को हृदय में स्थान मिलना चाहिए, उन महापुरुषों को उद्यानों में स्थान दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा विगत 70-75 वर्ष तक। और एक कहना चाहिए संकुचित दृष्टि के साथ कुछ विशिष्ट विचारधारा के लोगों ने कुछ विशिष्ट लोगों को ऐसे सारे सार्वजनिक स्थानों पर बैठाने का उपक्रम किया, जिन स्थानों पर उन लोगों को होना था जिनको हम अभी 75 वर्ष पूरे होने पर इस अमृत महोत्सव में स्मरण कर रहे थे। लेकिन उन मूर्तियों के स्थापित होने के बाद भी जो विभीषिकाएं, विद्रुपताएं, विकृतियां हम सबको ध्यान में आई, उसके चलते अपने लोगों के मन में लगातार इस दिशा में विपर्य ही रहा। हमको लगा कि अगर प्रतिमा स्थापित हो भी गई तो उसका ठीक ढंग से मानवंदन होता रहे, इसकी चिंता समाज कर पाता है कि नहीं। और इसलिए यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इंदौर में एक बार कुछ कॉलेज विद्यार्थी आए और उनको मैंने इसी प्रकार से एक सत्र में बातचीत करते हुए कहा कि आप सब लोग जानते हैं क्या कि अपना यह जो एमवाय अस्पताल का परिसर है, उसमें एक स्थान पर एक नीम का पेड़ है। उस नीम के पेड़ पर राणा बख्तावर सिंह को फांसी पर चढ़ाया था अंग्रेजों ने। बच्चों को पता ही नहीं था। उन्होंने कहा ये तो हमको मालूम ही नहीं, आज पहली बार पता लगा। मैंने कहा आप जाकर देखना। दुर्भाग्य से उस पेड़ पर जिस पर फांसी पर चढ़ाया गया था राणा बख्तावर सिंह को, अमझेरा के राजा थे, अंग्रेजों ने इंदौर में लाकर के फांसी पर चढ़ाया था। लेकिन उस राजपूत राजा की मानहानि करने का उपक्रम कहें या शायद विपर्य कहें, यही सोचना चाहिए कि उन लोगों को ध्यान में नहीं आया। अनेक वर्षों से, इतने वर्षों में वहां एक प्रतिमा तक उस नीम के पेड़ के नीचे नहीं लगा पाए। और मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने फिर ये बीड़ा अपने हाथ में लिया। उन्होंने कहा हम करेंगे। डॉक्टर मनोहर भंडारी जी वहां प्राध्यापक थे, उनके नेतृत्व में एक उपक्रम हुआ और जैसे ये समिति बनी, इस ढंग से वहां पर न केवल प्रतिमा स्थापित हुई बल्कि वो जो रिक्शा स्टैंड और साइकिल स्टैंड था उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके आसपास कुछ दीवार बना करके एक गरिमामय स्थान उसको बनाने का प्रयास किया गया। अग्रवाल धर्मशाला के सामने का वो है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर के भी इस बात का प्रयास जरूर करें कि शासन के भरोसे न रहते हुए यदि नई पीढ़ी को हम जागृत कर रहे हैं कि राजा भाऊ की स्मृति इन स्थानों पर सुरक्षित है, कहीं चित्र लगे हैं कहीं पर, तो उनको ठीक ढंग से स्नान करवाना, प्रतिमा को उसको स्वच्छ रखना और ठीक ढंग से माल्यार्पण होता रहे। अन्यथा जैसा अभी बताया कि उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि, ये कई बार मैं अनुभव करता हूं। गिरीश जी ने भी इस बात को रेखांकित किया कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को जब धरती पर भेजता है तो धरती पर भेजते समय उसके सारे जीवन के विशिष्ट क्षण वे कुछ विशिष्ट तिथियों में तय होते हैं। हम सब लोग महाकाल की धरती पर बैठे हुए हैं। काल गणना का यह विश्व का सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट स्थान है। ज्योतिष को हम सब लोग मानते हैं, भारतीय विद्याओं के प्रति हमारे मन में श्रद्धा है। लेकिन केवल ज्योतिष की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं मैं, तो आपको एक उदाहरण और देता हूं। क्या कारण है कि राजा भाऊ की जयंती और पुण्यतिथि 15 अगस्त और 26 जनवरी को है? ईश्वर को यह पता था कि इन तिथियों पर संपूर्ण राष्ट्र को भी कुछ विशेष उपलब्धियां प्राप्त होना है, इसलिए ऐसी महान हुतात्माओं को विशेष तिथियों पर ही ईश्वर धरती पर भी भेजते हैं और अपने पास वापस भी बुलाते हैं। ये संयोग नहीं होते हैं, ये ईश्वर प्रदत्त एक संपूर्ण घटनाक्रम होता है। आपको याद दिलाऊं, जिस समय महर्षि अरविंद एक साधना में लगे, कठोर साधना वो कर रहे थे। श्री मां फ्रांस से आई थी, उनकी शिष्या थी श्री मां जिनको हम कहते हैं। तो श्री मां ने एक बार आकर के उनकी शिष्य मंडली को कहा कि आप जानते हैं कि औरों जिस साधना को कर रहे हैं वह साधना संपूर्ण राष्ट्र को उपलब्धि दिलाने वाली है, और जैसे ही महर्षि अरविंद अपनी साधना समाप्त करेंगे, इस पूरी कठोर साधना का संपूर्ण प्रतिफल ईश्वर से प्राप्त करके भारत माता के चरणों में अर्पित करने वाले हैं। अपने लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं,
अपने मोक्ष के लिए ये पूरी साधना नहीं कर रहे। और आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने कहा था कि महर्षि के जन्म दिवस पर इस देश को इस साधना के प्रतिफल स्वरूप एक बड़ा उपहार प्राप्त होने वाला है। आप सबको जानकर आनंद होगा कि राजा भाऊ के साथ महर्षि अरविंद का जन्म भी, राजा भाऊ की तो पुण्यतिथि है उस दिन, लेकिन महर्षि अरविंद की जन्म तिथि भी 15 अगस्त है। और 15 अगस्त को इस देश को जो उपहार मिला था, निश्चित तौर पर वह उपहार ईश्वर प्रदत्त उपहार था। अभी हम 1923 से लेकर 2023 के ये 100 वर्ष पूरे हुए राजा भाऊ के, और उसको संपन्न करने वाले। आखिरकार इसको संपन्न करने का उपक्रम इतने बड़े संगठन को, इसके कार्यकर्ताओं को क्यों लगा, ये करना क्यों चाहिए? अंग्रेजी के एक बहुत बड़े कवि हुए H.W. लॉन्गफेलो, उन्होंने अपनी एक अंग्रेजी की कविता लिखी है। उसका भाव हिंदी में इस प्रकार का है कि महापुरुष जब धरती पर आते हैं तो धरती पर आने के बाद उनका संपूर्ण जीवन चक्र जो होता है वह समुद्र के किनारे की रेत के धरातल की तरह होता है। और महापुरुष जब अपना जीवन जीते हैं तो वे अपने पदचिन्ह उस रेत पर छोड़कर जाते हैं। हमारा काम क्या होता है, हम उन पद चिन्हों का अनुसरण कर सकें। ये H.W. लॉन्गफेलो कह रहे हैं, लेकिन ये भारतीय संदर्भ में हम सबको भी पता होना चाहिए कि इस प्रकार की शताब्दी वर्ष मनाने के कई कार्यक्रम पहले भी हुए हैं। हम सब लोगों ने तो डॉक्टर साहब का भी शताब्दी वर्ष मनाया, हमने विवेकानंद जी का सार्धशती वर्ष मनाया, लेकिन इस प्रत्येक कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे हमारा एकमेव हेतु और लक्ष्य उद्देश्य यह होता है कि हम नई पीढ़ी को, नई पौध को यह बता सकें कि जिन रास्तों पर ये लोग चले हैं उन रास्तों पर चलना कठिन नहीं है, आसान है। हम सब भी चल सकते हैं, हम सब भी उन पद चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं। अन्यथा बाबा डीके का एक नाटक में देखा करता था, इंदौर के बहुत प्रख्यात रंगकर्मी हुए, तो एक नाटक में आखिरी में एक खद्दरधारी नेता आता है। अब वो संयोग से किसी विशिष्ट विचारधारा का दिखाई देता है, लेकिन वो एक टोपी लगाए हुए है और वो आकर के मंच पर कहता है, वो नाटक का हिस्सा है लेकिन इस संदर्भ में आपसे बांट रहा हूं। वो पात्र आकर के मंच पे कहता है, गांधी का रास्ता बहुत कठिन है, गांधी के रास्ते पर चलना उससे भी ज्यादा कठिन है, इसलिए हमने एक शॉर्टकट निकाला है। हम गांधी के रास्ते पर तो नहीं चलेंगे, लेकिन जिस रास्ते पर हम चलेंगे उस रास्ते का नाम हम महात्मा गांधी मार्ग रख लेंगे। हम इस तरह के MG रोड बनाने के पक्षधर बिल्कुल नहीं है। राजा भाऊ की शताब्दी में यदि सचमुच हमको लगता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, संगठन के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो राजा भाऊ का संपूर्ण जीवन हमारे सामने एक खुली पुस्तक की तरह है। मुझे याद आ रहा है, विवेकानंद जी के सार्धशती वर्ष के संदर्भ में माननीय रंगाहरी जी के साथ तृतीय वर्ष शिक्षित कुछ कार्यकर्ताओं की नागपुर में एक बैठक हो रही थी। मैं भी सौभाग्य से उस बैठक का हिस्सा था। लगभग सब थोड़ा सोचने विचारने वाले, लिखने पढ़ने वाले लोग थे, कार्यकर्ता। तो रंगाहरी जी ने मूल विषय एक तरफ रख करके हम सब लोगों से एक प्रश्न किया, और वो प्रश्न इतना अच्छा था कि मुझे लगा कि इतना लंबा जीवन, मेरी कुल आयु आज 55 वर्ष है और मेरी संघ आयु 45 वर्ष है, पूरा जीवन संघ में निकला, लेकिन कभी विचार क्यों नहीं आया। रंगाहरी जी ने पूछा कि एक बात बताइए, हम जैसे सब कार्यकर्ताओं के मन में संघ का काम करने के लिए, संघ के क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए लालच कहें, या उन्होंने कहा कि लालच शब्द थोड़ा बुरा है, आकर्षण क्या होता है इस तरह के क्षेत्र में काम करने का? सब लोग विचार करने लगे, सचमुच आकर्षण क्या है? बिना आकर्षण के तो आप लायंस क्लब में नहीं जाते हैं, रोटरी में नहीं जाते हैं, किसी समिति में नहीं जाते हैं। आप किसी भी सामाजिक उपक्रम में सम्मिलित तभी होते हैं जब आपके मन में कोई आकर्षण होता है। उन्होंने कहा बताओ आकर्षण क्या है? तो सचमुच ध्यान में आया, सब लोगों को लगा कि संघ का काम करने के लिए जब हम पदार्पण करते हैं तो यदा कदा किसी व्यक्ति के मन में लालच होता है कि पता नहीं कहीं राजनीतिक क्षेत्र में जाने का अवसर मिल जाएगा। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि जिन अधिकारियों ने हमको गढ़ा है वो अंतिम समय पर कहते हैं भाई देखो ये तुम्हारा काम है, इस मामले में हम नहीं बोलेंगे, एकदम मौन धारण कर लेते हैं। कभी आपको आगे बढ़ाने के लिए किसी को कहना है, ये करना है, उससे एकदम पल्ला झाड़ लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे निजी व्यवसाय को, काम को इसके कारण से थोड़ी गति मिल जाएगी, तो उनको तब समझ में आता है जब जेब का पैसा निकाल निकाल करके संघ के कामों के लिए फूंकना शुरू करते हैं, तो समझ में आता है कि ये तो घर फूंक तमाशा है।
तो रंगारी जी ने कहा कि एकमात्र आकर्षण अगर संघ कार्य का कोई है तो वह आकर्षण यह है जो हमको कई बार आभास नहीं होता लेकिन दिल उसको स्वीकार कर लेता है, और वो ये होता है कि हम लोगों के मन में एक भ्रांति होती है कि महापुरुष कौन, तो वो जो मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसके बाद ही मनुष्य महापुरुष बनता है, जीते जी कोई महापुरुष नहीं बनता। संघ एकमात्र ऐसा संगठन है भारत का जिसमें महापुरुष जीते जागते आपके आसपास घूमते हुए हमको दिखाई देते हैं। यह राजा भाऊ का वह युग भी था, यह विकास दवे का आज का युग भी है। हम सब लोग इस बात को अनुभव करते हैं कि हमारे आसपास महापुरुषों को हम सहज रूप से घूमते हुए देखते हैं और हमको लगता है अरे वाह, इन्होंने किया, हम भी कर सकते हैं। और इसलिए राजा भाऊ के संपूर्ण जीवन को जब हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि इस प्रकार के महापुरुषों के पद चिन्हों का अगर हम अनुसरण कर लें, कई बार लगता है कि ये महापुरुष तैयार कैसे होते हैं। राजा भाऊ की चर्चा हम कर रहे हैं, राजा भाऊ के जीवन पर मुझे अत्यंत संकोच हो रहा था। गिरीश जी भाई साहब ने जब 2-3 बार आदेशित किया, मुझे लगा उज्जैन के लोगों को राजा भाऊ के विषय में बताऊंगा। जो लोग राजा भाऊ के संपूर्ण जीवन को लगातार पारायण की तरह पढ़ रहे हैं, लगातार अपने आसपास के ऐसे ही महापुरुषों के मुंह से सुन रहे हैं। मैं भी श्रद्धेय गोपाल जी के संपर्क में रहा, लक्ष्मी नारायण जी भावसार के संपर्क में रहा, तो उन लोगों के मुंह से मैंने भी कई बार सुना। बापूराव वाकणकर जब थे तो बापूराव वाकणकर बताया करते थे, उनके पास जब बैठते थे, लीलाताई के पास बैठते थे, वो बताया करती थी। जिन लोगों ने साक्षात इन सब चीजों को अनुभव किया हुआ है, उनके बीच में राजा भाऊ को प्रस्तुत करना है, तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा था कि आखिरकार बात को कैसे रखूंगा मैं। लेकिन मुझे लगा कि इतना तो हम सब लोगों को जरूर सोचना चाहिए कि राजा भाऊ का जीवन तो उदात्त चरित्र था ही, लेकिन ये उदात्त चरित्र तैयार कैसे होते हैं। तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ता है, हमको वहां जाना पड़ता है जहां से राजा भाऊ के चरित्र के, व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। डॉक्टर हेडगेवार का युग है। महाराष्ट्र के तरुण अपना सारा जीवन होम करने को तैयार हैं, संघ कार्य के लिए अपने आप को अर्पित करते हुए जीवनदानी कार्यकर्ता के रूप में तरुण कार्यकर्ता निकल रहे हैं। लेकिन हम सबको यह भी याद है कि आज जितनी सुविधाजनक, आज जितनी सकारात्मक परिस्थितियां समाज में संघ को लेकर है, तब परिस्थितियां वैसी नहीं थी। आज संघ के कार्यकर्ता कई बार जब प्रश्न करते हैं, कुछ कार्यक्रम आते हैं, अभी गिरीश जी जब बाद में हम सब लोगों को लेकर के बैठेंगे तो हमारे मन में भी ये प्रश्न आएंगे, अच्छा ये करना है तो इसके लिए अर्थ कहां से आएगा। तब ये संकट नहीं था। डॉक्टर हेडगेवार के पास एक युवा पहुंचे, नाम था दिगंबर राव तिजारे। डॉक्टर साहब मुझे क्या करना है? डॉक्टर साहब ने कहा कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र संघ कार्य से अछूता है, आपको जाकर के मध्य प्रदेश में काम शुरू करना है। ठीक है, आपकी आज्ञा, मेरे लिए ईश्वर का आदेश है, मैं जाता हूं, संघ कार्य स्थापित करूंगा वहां पर। आज तक जहां पर संघ का तिल भर नाम लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, वहां संघ कार्य करूंगा। दूसरे दिन फिर पहुंचे, डॉक्टर साहब ने कहा आप गए नहीं? का एक प्रश्न मन में था, वहां कहां पर जाना है, किस व्यक्ति से बातचीत करके संघ का काम शुरू करना है, उस स्थान का नाम बता दीजिए और कैसे जाना है ये और बता दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर यही सब मुझे बताना होता तो दिगंबर राव को मैं कहता क्यों कि आप संघ का काम करने जाओ। दिगंबर राव को समझ में आ गया, तुरंत वहां से अपना झोला उठाया, एक नेकर उसमें रखी हुई थी, एक जोड़ धोती कुर्ता, टूटी चप्पल, निकल पड़े। रेलवे स्टेशन की खिड़की पर पहुंचे, दोनों कुर्ते की जेब उल्टी की, जितने नोट, जितनी चिल्लर सब उस खिड़की पर रख दी। टिकट वाले ने कहा कहां का टिकट देना है? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, ये पैसे गिन लो, इस पैसे से मध्य प्रदेश के जिस स्टेशन तक का टिकट आप दे सकते हैं उस स्टेशन का टिकट दे दो। उन्होंने पूरे पैसे लेकर के जोड़े। उन्होंने कहा कि ये टिकट का जो राशि है, इससे मध्य प्रदेश का एक मक्सी नाम का स्टेशन है, वहां तक की टिकट मैं आपको दे सकता हूं। उन्होंने कहा दे दीजिए। आप कल्पना कर सकते हैं उस दृश्य की, मराठी भाषी व्यक्ति, हिंदी बोलना नहीं आता, अंग्रेजी बोलना नहीं आता, ठेठ ग्रामीण पृष्ठभूमि का एक व्यक्ति मक्सी का टिकट लेकर के उस अनजान स्थान पर, उस स्टेशन पर पूरी ईमानदारी के साथ उतर जाते हैं। एक वहां पर स्टेशन के बाहर मंदिर पर रहते हैं। पहला दिन कोई उनकी भाषा को समझ नहीं पाता, पीने को जैसे तैसे कहीं हैंडपंप से पानी मिल गया, लेकिन खाने को कुछ नहीं।
दूसरा दिन जब अंतिम समय जा रहा था तो लगा कि अब पेट जवाब दे रहा है, कुछ खाने को नहीं मिला है। लोग शंका की दृष्टि से देख रहे हैं। एक बड़ा सा पत्थर लिया, यहां पेट पर रखा, कंधे पर जो पंछा था उसको पानी में गीला किया हैंडपंप पे और उस पत्थर को कस करके बांध लिया ताकि पेट बार बार आवाज न लगाए। तीसरा दिन कठिन परीक्षा का दिन था और अंततः शाम को उनको ध्यान में आया कि एक केले वाला टोकरे में केले बेच रहा है, लोग केले खरीद करके खाते हैं, छिलके फेंक देते हैं। दिगंबर राव को लगा कि अगर कुछ खाया नहीं तो ये देह चली जाएगी, प्राण चले जाएंगे, जिस काम को करने आया हूं वह काम अधूरा रह जाएगा। और इसलिए वह व्यक्ति जब सारे लोग विदा हो जाते हैं एक एक करके केले के छिलके खाना शुरू करते हैं। हम में से कोई कल्पना कर सकता है इतने प्रकार के पकवान खाते समय कि एक व्यक्ति केले के छिलके चबा चबा करके खा रहा है। आंख से आंसू इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि दुख हो रहा है, बल्कि कांटे चुभते हैं गले में। हैंडपंप चलाते जाते हैं, पानी पीते जाते हैं। 12-15 केले के छिलके उदरस्थ करने के बाद ऊर्जावान हो जाते हैं और अंततः रेलवे के एक मराठी परिवार का एक बच्चा उनको मिलता है, उससे बात कर रहे हैं कि अनायास भीड़ घेर लेती, लोगों को लगता है बच्चा चुराने वाला आया है। वो बच्चा मराठी में समझाता है, हिंदी में समझाता है कि ये मुझसे अच्छी बात कर रहे थे, ये मुझे कहीं ले नहीं जा रहे थे। परिवार से संपर्क हुआ और हम में से अनेक लोग मध्य भारत के संघ के इतिहास में जब यह पढ़ते हैं कि उज्जैन में पहली शाखा लगी थी, हमको सबको यह जानकारी रखना चाहिए कि पहली बार अपने झोले में रख करके लाया हुआ भगवा ध्वज दिगंबर राव तिजारे जी ने मक्सी में लगाया था और पहली प्रार्थना मक्सी में की थी। उसके बाद उस मराठी परिवार के सहयोग से उन्होंने पैसा एकत्र किया, उज्जैन तक की राशि मिली और फिर यहां से प्रारंभ होता है महाकाल मंदिर के पास का एक अनूठा प्रसंग। सुदूर भारत के एक हिस्से से एक परिवार, प्रकाश दादा यहां पर बैठे हुए हैं, महाकाल की सेवा के लिए इस उज्जैनी नगर में आता है और उस परिवार का एक तरुण बालक अपने उस समय के समकाल के तरुण मित्रों के साथ अपना एक फुटबॉल की टीम बना करके महाकाल मंदिर के पास के मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। और हम में से सब लोगों ने उस प्रसंग को पढ़ा है। दिगंबर राव तिजारे जी लगातार प्रयास करते हैं कि राजा भाव की उस टीम को संघ कार्य के लिए जोड़ लें, लेकिन सब लोगों के मन में तब संघ, शाखा, भगवा ध्वज, प्रार्थना, गीत, ये तो कुछ था ही नहीं। और अंततः दिगंबर राव एक तरीका निकालते। एक दिन अनायास फुटबॉल को किक लगी, किनारे आया, उन्होंने फुटबॉल पकड़ लिया और उस पूरी टीम को चुनौती दे दी। कहा कि अगर आज तुम सब लोग मिलकर के किसी भी तरीके से इस फुटबॉल को छुड़वा लोगे तो मैं तुम्हारी फुटबॉल टीम का मेंबर बन जाऊंगा, लेकिन अगर तुम सब मिलकर के नहीं छुड़वा पाए तो फिर तुम सबको वह करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूं। सारे तरुणों को लगा इतना आसान सा काम है, अकेला व्यक्ति है फुटबॉल छीनना, हम 10-12 लोग मिलकर के कितनी आसानी से छीन लेंगे। दिगंबर राव ने उस फुटबॉल को कस करके दबाया और घड़ी होकर के जमीन पर सो गए और उन्होंने कहा था कि किसी भी तरीके से लात चली, घूंसे चले, छीना झपटी हुई, हाथ पकड़ करके खींच रहे हैं, पैर पकड़ करके खींच रहे हैं और इस सब में कहते हैं कि घायल भी हुए, लहू भी निकला, लेकिन अंत तक फुटबॉल नहीं छूटा। और तब फुटबॉल टीम के उस नायक ने दिगंबर राव तिजारे जी से कहा कि अब आप बताइए, आप जो कहेंगे वो हम सब करने को तैयार हैं। और अंततः उस पूरी टोली को पहली बार यहां शाखा लगा करके संघ के कार्यकर्ता के रूप में जोड़ने का काम तिजारे जी ने उस समय किया। यह फ्लैशबैक में मैं इसलिए आपको ले जाना चाहता हूं कि राजा भाव महाकाल अगर हम नाम लेते हैं तो ये उद्यानों की प्रतिमाएं नहीं, और हमको जब वो दिखते हैं कि तिरंगा हाथ में लेकर के ध्वज को गिरने नहीं दे रहे हैं, गोली लगने के बाद भी लग रहा है कि कोई कंकर लगा होगा उछल करके, और प्राणों का उत्सर्ग करते समय भी वह हुतात्मा एक बात की चिंता करती है कि मेरे देश का ध्वज गिरे नहीं, अपने साथी को थमा करके प्राण त्याग करने वाले राजा भाऊ महाकाल जब तैयार होते हैं तो उन्हें तैयार करने वाले लोग भी कम बड़े तपस्वी नहीं होते हैं। यह तिजारे जी की परंपरा का निर्वाह है। और इसलिए कई बार मुझे लगता है कि ये जो सब कुछ जो चल रहा था, इस सब के बीच में कई बार मैं अनुभव करता हूं गिरीश जी का जो कष्ट था वो कष्ट निरर्थक नहीं है। इस तरह की शताब्दी समारोह समिति हम बना लेंगे, कार्यक्रम करेंगे, अगर यह सब हमने नहीं किया
तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। अभी आप भावुक हैं, दिगंबर राव तिजारे जी को लेकर के कुछ प्रसंग मैंने सुना है, आपको लगा कि इतना त्यागी तपस्वी व्यक्ति। शाजापुर में हमारे एक विद्यालय की समिति का नाम दिगंबर राव तिजारे जी के नाम पर है। उस समिति के लोगों ने जब भवन बन रहा था तो बच्चों के घर घर पर जाना प्रारंभ किया। संयोग से संघ के कार्यक्रम में, इसी प्रकार के कार्यक्रम में मुझे कुछ विषय रखना था, मैं गया हुआ था, अपने कार्यकर्ता के यहां पर बैठा हुआ था कि अचानक उस परिवार के बच्चे अंदर चिल्लाते हुए आए, तिजारो आयो, तिजारो आयो, मालवी में बोल रहे थे वो। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, मुझे एकदम क्लिक तो हुआ कि तिजारे जी को लेकर के कुछ बात कर। मैंने बच्चों को बुलाया, क्या हुआ? बोले वो मालवी परिवार था, ठेठ प्रकार, तिजारो आयो। मैंने कहा कौन तिजारो आयो? तो मालूम पड़ा कि धन संग्रह के लिए कार्यकर्ता निकले हैं तिजारे जी की समिति के लिए। जब नई पीढ़ी को आप नहीं बताते हैं तो फिर तिजारो आयो हो जाता है। राजा भाऊ को लेकर के अगर सचमुच हम गंभीर हैं, उनके संपूर्ण जीवन चरित्र को लेकर के अगर हमको लगता है कि नई पीढ़ी को हम जोड़ना चाहते हैं उनके साथ, उनके कृतित्व के साथ, तो हमको कुछ अच्छे उपक्रम करना पड़ेंगे। मुझे कई बार लगता है कि राजा भाऊ का संपूर्ण जीवन जब हम देखते हैं तो उनका वो जो बाल्यकाल है, मैं शिवाजी का एक किस्सा बार बार पढ़ता रहा था कि जीजाऊ के पास शिवाजी के साथी जो थे वो शिकायत लेकर के पहुंचे, जीजाऊ देखो ना, ये शिवा तो जो है खेलता है लेकिन खेल में बेईमानी करता है। आई साहब ने कहा कि बेईमानी कैसे करता है? कहा देखिए, हम जब किले के लिए युद्ध करते हैं तो जब हम पक्ष में होते हैं तब भी ये किला नहीं जीतने देता, और जब हम विपक्ष में होते हैं तब भी किला नहीं जीतने देता। कुल मिला करके किला तो इसी के पास रहता है, और ये मरने मारने को उतारू हो जाता है, लेकिन वो 4 पत्थर जमा करके जो किला बनाया है उस किले पर हमको कब्जा नहीं करने देता। जीजाऊ ने बड़े स्नेह से डांटा शिवा को, ऐसा क्यों करते हो? तो शिवा ने कहा कि मां, भले ही 4 पत्थर से चुन करके किला बनाया, लेकिन ये किला तो हिंदवी साम्राज्य का है, खेल में भी कोई इसको छीन ले ये मुझसे सहन नहीं होता है। और ठीक यही घटनाक्रम राजा भाऊ के जीवन में संपन्न हो रहा है। आप देखिए कैसे ईश्वर प्रदत्त जो चरित्र होते हैं वे कैसे इतिहास को दोहराते हैं। ये जो हम वाक्य विन्यास कहते हैं ना, मुहावरे की तरह इतिहास अपने आप को दोहराता है, ऐसा ही नहीं दोहराता है। राजा भाऊ जब छोटे हैं तो खेल खेलते हैं ध्वज रक्षण का। ध्वज रक्षण के खेल में भी यही होता है, ये जब चाहे इधर से लड़े या उधर से लड़े, पहले तो लड़ाई ये होती है, अगर उनको कह दिया शाखा में कि एक सेना शिवाजी की है और दूसरी सेना जो है वो अमुक अमुक मुगल बादशाह की, तो कहा उसकी सेना है, तो अड़ जाते हैं, बोले नहीं उसकी सेना से हम नहीं लड़ेंगे। कहा अच्छा ठीक है, फिर एक सेना शिवाजी की एक सेना संभाजी की, युद्ध का अभ्यास हो रहा है, तब जाकर के तैयार होते। कहा ठीक है, शर्त केवल इतनी है, दूसरे का ध्वज, कृत्रिम ध्वज बनाए थे, दूसरे का पन्नी से बना हुआ ध्वज अगर आप गिरा दोगे वो हार स्वीकार कर लेगा दल। जिस पक्ष में राजा भाऊ थे वह सेना बलवती है, जाकर के इन्हीं के पक्ष का एक व्यक्ति ध्वज को गिरा रहा है, अचानक राजा भाऊ जाकर के उस ध्वज को संभाल लेते हैं। सारे लोग कहते हैं अरे सामने वाली टीम को हारना है, सामने वाला दल हार रहा है, तुम क्यों ध्वज को संभाल रहे हो? राजा भाऊ कहते हैं ध्वज तो अपना है, भगवा पन्नी से हमने बनाया, भले इसको खेल के लिए बनाया, लेकिन ध्वज तो हमारा है। टीम जीते या हारे उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा ध्वज जो है वो जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। ये राजा भाऊ का बाल्यकाल है। मैं यही कह रहा हूं कि बार बार जब हमको लगता है ना कि राजा भाऊ कैसे उस ध्वज को संभाल रहे थे, अंतिम सांस लेते हुए इसलिए संभाल रहे थे क्योंकि उनको इस ढंग से गढ़ा जा रहा था। और इसलिए राजा भाऊ के इस उदात्त चरित्र को बच्चों तक ले जाना है, युवाओं तक ले जाना है, आबाल वृद्ध, उज्जैन के ही क्यों, मैं कहता हूं संपूर्ण मध्य प्रदेश के लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाना चाहिए? राजा भाऊ तो क्या उज्जैन के थे क्या? और अगर उज्जैन के थे तो उस गोवा की मुक्ति के लिए क्यों लड़ाई लड़ रहे थे जिस गोवा को इस संपूर्ण देश का नेतृत्व करने वाले लोग ही भूल बैठे थे। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हुआ और उस उत्सवी वातावरण के बाद 1961 तक इस देश के नेतृत्व को याद नहीं रहता कि हमारा एक पूरा का पूरा राज्य पुर्तगालियों के कब्जे में है। इस तरह की मानसिकता को धिक्कारने का काम भी समाज को करना पड़ेगा। आखिरकार एक देश का पूरा नेतृत्व अपने पूरे इतने बड़े भूभाग को गुलामी में छोड़ करके 47 से लेकर 61 तक चैन की सांस लेकर के सो रहा था, लेकिन सब नहीं सो रहे थे। उस युग में भी हम सब ने देखा कि एक विशिष्ट प्रकार का विचार
जो इस देश की मिट्टी को अपनी मां मानता है, उन सब लोगों ने मिल करके इस बात की चिंता करना प्रारंभ कर दी थी। लेकिन पूर्व पीठिका में इसका अभ्यास लगातार चल रहा था। राजा भाऊ कोई पहली बार किसी राष्ट्रीय आंदोलन में कूदे थे ऐसा नहीं था। 3 माह की जेल, गांधी जी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन के लिए आह्वान किया था तब 3 माह की जेल उन्होंने स्वीकारी थी, कारागार में रहे थे। और यह ट्रेनिंग उनकी लगातार चल रही थी संघ क्षेत्र में काम करते हुए। इस कारण से वे जब संघ का काम करने के लिए निकले तो लोगों को लगता था कि भाई पता नहीं ये संघ का काम करेंगे तो युवा कार्यकर्ताओं को लेकर बड़े कार्यकर्ताओं के मन में कई बार संशय रहता है। लेकिन जैसा अनीता दीदी अभी बता रही थी ना प्रारंभ में, दिल्ली तक पैदल इतने 600 किलोमीटर की यात्रा करके चले जाना, लेकिन उसके पहले ये अभ्यास कैसे कर रहे थे राजा भाऊ? कभी गंधर्वपुरी पहुंच जाते थे, कैसे आए भाऊ? रात को 1 बजे पहुंचे, पैदल आया, झोला टांगा, पंछा डाला, सोनकच्छ पहुंच गए। कैसे आए भाऊ? पैदल आया। आज के कार्यकर्ता जब संसाधनों की कमी अनुभव करते हैं, जब अर्थ की कमी अनुभव करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को भी संगठन का काम कैसे होता है यह सिखाने के लिए अगर हमारे पास कोई चरित्र है तो वो राजा भाऊ महाकाल का ही चरित्र है। हम सिखा सकते हैं आधुनिक युग के कार्यकर्ताओं को कि ये टुनटुने जब हमारी जेब में नहीं हुआ करते थे, सूचना देने का माध्यम श्यामा प्रसाद मुखर्जी आ रहे हैं, सूचना देने के लिए जाना है, कई कई किलोमीटर पैदल यात्राएं हो रही है, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। ये सब करते करते अभ्यास हुआ था। तब जाकर के जब आह्वान हुआ तो दिल्ली पहुंच गए 600 किलोमीटर पैदल। अधिकारियों ने जब पूछा कि अरे आप कैसे आए, कहा कुछ नहीं, पैदल आ गए। लेकिन इस सब का अभ्यास वास्तव में धीरे 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 उनके इस पूर्ववर्ती जीवन में लगातार चल रहा था। जिस समय गांधी जी की हत्या का आरोप संघ पर लगा और लगा कि अब संघ पर भी प्रतिबंध लग गया है, कार्यकर्ताओं को चुन चुन करके कारागार में डाला जा रहा था, तो उस समय हम सब लोगों को पता है कि कुछ घटनाक्रम इतने अच्छे मनोरंजक भी हैं, उनको सुनते हैं तो कई बार, क्योंकि हमने उस पूरे घटनाक्रम के उस बाल पात्र को भी निकट से देखा है, वृद्धावस्था में देखा है। गोपाल जी का वो किस्सा है। रेस्टोरेंट खोला राजा भाऊ ने। आप सोचिए, प्रचारक जीवन से अपना जीवनदानी कार्यकर्ता एक प्रतिबंध के काल में कैसे कैसे उपक्रम करना पड़ते हैं। तो सोनकच्छ में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। कार्यकर्ता के बेटे जो हैं वो आकर के और धीरे से टोकन दे करके और उन्होंने पैसे दे करके और जब समोसा ले लिया तो राजा भाऊ ने कस करके एक चांटा मार दिया। रोते रोते घर चले गए, नाराज हो गए, कहा राजा भाऊ तो मारते हैं। तो पिताजी ने उनको समझाया। फिर राजा भाऊ घर पहुंचे, उनको लाड़ दुलार करके कहा कि तुम एक बात बताओ, मैं जब संघ का काम करने के लिए यहां पर आता था तो मां रात को 1 बजे उठ करके मुझे भोजन करवाती थी। कभी मां ने सोचा क्या कि ये आदमी क्यों आ जाता है आधी रात में आकर के? वो तो स्टोव का युग था, चूल्हे का युग था। तो जिस घर में मेरी मां मुझे भोजन करवाने के लिए देर रात तक जागा करती थी, उस घर का बच्चा अगर मेरे रेस्टोरेंट पर पैसे दे करके समोसा खाएगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? और हम सब जानते हैं कि उसके बाद ये सारे के सारे कार्यकर्ता इस आत्मीयता में से तैयार हुए। ये केवल शाखा पर गाने वाला गीत नहीं है, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। इसको हम लोग जीते हैं संगठन का काम करते हुए। राजा भाऊ ने पूरे जीवन काल में इन सबको जिया, इसलिए इतनी बड़ी टीम तैयार की। राजा भाऊ के साथ हुतात्मा होने वाले जितने और चरित्र हैं उन पर पृथक से कभी फिर से बातचीत हो सकती है, लेकिन वे सब लोग राजा भाऊ का विश्वास करके उनके दल में साथ चले गए, अपने आप को होम कर दिया। ये अधिकार राजा भाऊ ने कहां से प्राप्त किया था? ये अधिकार उसी स्नेह के अधिकार में से था। उन्होंने लगातार इस बात को अनुभव किया था और इसलिए जब गोवा मुक्ति के संदर्भ में चर्चा शुरू हुई, दिल्ली में अपने कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता जब बैठे थे, जगन्नाथराव जोशी भी थे, वसंतराव ओक भी थे, जब चर्चा चली तो राजा भाऊ ने तुरंत अपने आप को प्रस्तुत किया। ऐसे कामों के लिए स्वयं को प्रस्तुत करना, गिरीश जी प्रारंभ में कुछ भूमिकाएं बता रहे थे आप सबको, ये समिति का गठन हुआ है, इस प्रकार के काम करना है। अगली बैठक में जब हम इन सारे कामों को मूर्त रूप देने के लिए बैठेंगे, हम में से किसी भी कार्यकर्ता के मन में अगर यह संशय रहा कि अगर मैंने आगे बढ़कर के यह काम अपने जिम्मे ले लिया तो सब सिर पे आ जाएगा, तो फिर इस शताब्दी समारोह समिति का राजा भाऊ को याद करने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। गोवा मुक्ति के लिए अपने आप को सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले राजा भाऊ के लिए हम काम करने वाले हैं और इसलिए सबसे पहले हम अपने आप को प्रस्तुत करेंगे।
जो काम होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, संगठन की ओर से जो काम मिलेगा उस काम को हम करेंगे। लेकिन यह सीखना कहां से है? यह सीखना राजा भाऊ से। और इसलिए गोवा मुक्ति आंदोलन का वह गौरवशाली पृष्ठ उज्जैन के घर घर तक पहुंचना चाहिए। लोगों को यह पता होना चाहिए कि उस काल के प्रधानमंत्री से लेकर के सारे मंत्रियों तक 1961 तक जिस बात से चिंतित नहीं थे, उस बात से इस उज्जैन की भूमि का एक लाल चिंतित था। और केवल चिंतित नहीं था, उसने अपने प्राणों का होम कर दिया, उस यज्ञ में अपने जीवन की आहुति देकर के गोवा को मुक्त कराया था। जब हम कहते हैं कि इस देश का प्रत्येक हिस्सा हमारा है, जब हम कश्मीर के लिए कष्ट अनुभव करते हैं, कश्मीर के विस्थापितों के लिए हम रोते हैं, हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, तब सच्चे अर्थों में राजा भाऊ हमारे हृदय में उतरते हैं। कष्ट वहां का है, लेकिन होना यहां के कार्यकर्ताओं को चाहिए। हम अपनी प्रार्थना में राष्ट्रांग भूता शब्द का प्रयोग करते हैं और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने हमको सिखाया ये अंगीभूत घटक हम कैसे हुए। अंगीभूत घटक हम इस तरह हुए कि शरीर में अगर पैर में कांटा चुभता है तो सिसकारी मुंह से निकलती है, आंसू आंखों से निकलते हैं। यह होता है अंगभूत घटक होना। राजा भाऊ ने उसी अंगभूत घटक की तरह अपने आप को राष्ट्र की सेवा के लिए लगाया था। और अंततः हम सबको पता है, उस प्रसंग को हम सब लोग जानते हैं। तिरंगा लेकर के ये टोली पहुंची थी, सामने से पुर्तगालियों की गोलियां चल रही है, लेकिन ध्वज को गिरने नहीं देंगे, गोवा को स्वतंत्र कराएंगे, इस दृढ़ निश्चय के साथ ये टोली चलती रही। और हमने देखा कि एक कार्यकर्ता को गोली लगी, उनके हाथ से ध्वज गिरने लगा, तो तुरंत जाकर के राजा भाऊ ने संभाला। एक गोली राजा भाऊ को लगी, उनको लगा कि अरे ये तो कहीं से कंकर उड़ करके आ रहे होंगे, लेकिन उस गोली ने अपना काम कर दिया था। लेकिन प्राण त्यागने से पहले उस ध्वज को एक दूसरे कार्यकर्ता के हाथ में थमा करके उन्होंने अंतिम सांस ली थी। मृत्यु के बाद हम सबको पता है कि पूना में लाकर के उनका अंतिम संस्कार हुआ था, लेकिन इस धरती को पवित्र करने के लिए उस हुतात्मा की अस्थियां यहां पर आई थी। सख्या राजे धर्मशाला इस दृष्टि से पवित्र है। हम सब लोग जब बैठे विचार करें तो उस सख्या राजे धर्मशाला की आज क्या स्थिति है मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत लंबे समय से उस गली में मेरा जाना नहीं हुआ है। लेकिन अगर उस स्थल पर भी अगर कोई उपक्रम हम कर सके तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि राजा भाऊ हुतात्मा हो जाने के बाद पहली बार अदेह अस्थियों के रूप में कलश में उसी स्थान पर आकर के स्थापित हुए थे। और इसलिए वहां पर भी कोई ना कोई कार्यक्रम हो, बच्चों से कहें कि इस रज को अपने माथे पर लगा करके इस देश के प्रति अपने दायित्व को समझने का प्रयास करो। और इसलिए मुझे लगता है कि आज बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये जो शताब्दी वर्ष है, ये दायित्व बोध का वर्ष हमारे लिए बनना चाहिए। इस समिति के माध्यम से जितने काम हम सबको मिलेंगे, क्योंकि देखिए कार्यकर्ता के नाते हम सब लोग लगातार गाते रहे। राजा भाऊ ने गाया होगा कि पूर्ण करेंगे हम सब केशव वह साधना तुम्हारी, उन्होंने तो कर लिया, लेकिन हम सब भी तो वही गीत गाते हैं, पूर्ण करेंगे केशव वह साधना तुम्हारी। राजा भाऊ ने जो किया उतना नहीं तो कम से कम परम पूजनीय गुरु जी ने एक बहुत अच्छा सूत्र हम सबको दिया है, देश के लिए मरना, देश के लिए जीना सीखें। उस युग की आवश्यकता थी, इसलिए राजा भाऊ ने अपनी देह को अर्पित किया। आज उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज हम देश के लिए जी तो सकते हैं। इस समिति के माध्यम से देश के लिए जीने वाले जितने कार्यक्रम आएंगे उन कार्यक्रम को हम प्राणपण से निर्वाह करने की कोशिश करेंगे, अपना दायित्व निर्वाह करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सतीश जी दवे ने यहां पर एक नाटक स्थापित किया है। सतीश जी दवे हैं क्या अभी यहां पर? हाँ, आप बैठे हैं, मैं क्षमा चाहता हूं देख नहीं पाए। और इसलिए उन्होंने अपनी एक आहुति इस कार्यक्रम में पहले से दे दी। एक बहुत अच्छा नाटक तैयार हुआ, उस नाटक को हमने धार में देखा था भोज पर्व में। उस नाटक को हम अधिकतम कितने स्थानों पर करवा सकते हैं? और श्रद्धेया दीदी बैठी हैं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह रहा, नहीं तो ये राजनीतिक प्रकार का एक उपक्रम आप सबको लग सकता है ऐसा कुछ कहूंगा तो, लेकिन वे जानती हैं क्या करना है। और इसलिए हम सब मिलकर राजा भाऊ के शताब्दी वर्ष में जो कुछ कर सकेंगे अभी से हम प्रारंभ करेंगे। ये समय हमारे पास है और इस आने वाले समय में राजा भाऊ मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय तक कम से कम उस नाटक के माध्यम से पहुंचे, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचे, ऐसा उपक्रम हम करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संस्कृति मंत्रालय करेगा, इसलिए मैंने उस बात को वहीं पूर्ण विराम लगा दिया है, लेकिन हम सब लोग सक्षम हैं। समाज आधारित हमारा काम है, हम सब लोग मिल करके उनके जीवन चरित्र को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। जैसे एकनाथ जी रानाडे के एक बहुत अच्छी कॉमिक्स मुझे तैयार करने का सौभाग्य मिला था विवेकानंद केंद्र के माध्यम से। क्या हम ऐसी छोटी सी पुस्तक जैसा गिरीश जी ने कहा वो तैयार कर सकते हैं क्या?
एक अच्छी सी चित्रकथा तैयार कर सकते हैं। आजकल बच्चे कॉमिक्स पढ़ने के शौकीन हैं, चित्रों से कथा जल्दी समझ में आती है, तो राजा बहू का जीवन एक चित्रकथा के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं क्या? ऐसे कई प्रकार हो सकते हैं। प्रश्नोत्तरी का एक बहुत सुंदर कार्यक्रम उषा दीदी ने अभी रामायण पर आधारित संपन्न कराया है और पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों ने उसमें भाग लिया, बच्चों ने, बड़ों ने, और जो विजेता थे उनको हवाई जहाज से दीदी ने अयोध्या यात्रा करवाई। तो हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं कि राजा बहू के संपूर्ण जीवन पर केंद्रित कुछ प्रश्नोत्तरी का आयोजन भी कर सकते हैं क्या? ऐसे कई नवाचार आप सब सोचते रहिए, हम सब सोचते रहेंगे, हम सब मिल करके और पूरी श्रद्धा से, जैसा मैंने कहा कि यह केवल कार्यक्रम बन करके नहीं रह जाए बल्कि ये प्रेरणा का पर्व बने, इस दिशा में हम सब चिंतन करेंगे तो मुझे लगता है कि आज का भी ये आयोजन सार्थक होगा। आप सबने शांति से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत सुंदर प्रेरक प्रसंगों को हम सबके सम्मुख प्रस्तुत कर इस सभागार में बैठे प्रत्येक श्रोता के हृदय में शहीद राजा भाऊ महंकाल के व्यक्तित्व को और दृढ़ता से स्थापित किया है। हम सब आपको फिर से विश्वास दिलाते हैं कि इस समिति के संयोजक जी द्वारा देखे गए स्वप्न को हम सब मिलकर साकार रूप प्रदान करेंगे। अध्यक्षीय भाषण के लिए हमारे बीच उपस्थित सुश्री उषा जी ठाकुर को आमंत्रित करती हूं, जिनका बहुत सुंदर एक विचार जो आप सबको उन्होंने दिया है कि चित्र ही चित्त की वृत्तियों को बदल देता है, और इस बात को वे यहाँ अपने वक्तव्य में सिद्ध भी करेंगी। दीदी, आज के इस पावन कार्यक्रम में मुझे आने का जो अवसर आपने दिया गिरीश जी, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरे बहुत ही स्नेही भाई, साहित्य अकादमी जिनके नेतृत्व में अद्भुत कार्य कर रही है, ऐसे मेरे स्नेही भाई विकास दवे जी, संचालन कर रही बहन अनीता पवार जी, राजा भाऊ महाकाल के और हमारे अपने परिवार के परम आदरणीय प्रकाश भैया, आदरणीय भाभी जी और सदन में उपस्थित भाइयों बहनों, आपको बहुत प्रणाम करती हूँ। जितने सुंदर तरीके से आदरणीय विकास जी ने विषय रखा, प्रार्थना मैं आपसे यही करती हूँ कि हम किसी महापुरुष का जन्मदिन मनाएं, उसको स्मरणांजलि देना चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, आदरांजलि देना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि जो कुछ उन महापुरुषों ने किया, हम अपने जीवन काल में ऐसा क्या करें, यही बेहतरतम तरीका होगा जन्म शताब्दी वर्ष को मनाने का। और गिरीश जी ने जो कार्य योजना बनाई है, जो अपेक्षा हम सबसे की है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उसकी कसौटी पर खरा उतरकर हम सब भाई बहन अपने मानव जीवन को सार्थकता देंगे। ये महान चरित्र, ये राष्ट्र के ऐसे सेवक जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर किया निस्वार्थ भाव से, वो यही चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी इस निस्वार्थता को अपनी रग रग में समाहित करें और भारतीय संस्कृति का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वजवाहक बनकर हर व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन को सार्थकता प्रदान करे। राजा भाऊ महाकाल, आदरणीय विकास जी ने जिस जीवंत तरीके से आपका हमारा परिचय कराया कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी खपते हैं देशभक्त, तब जाकर राजा भाऊ महाकाल जैसे व्यक्तित्व गढ़े जाते हैं और तब उनकी वो शहादत, वो उनका बलिदान देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करता है। हम सोच सकते सत्ताधारियों का निकम्मापन कि 47 से 61 तक उनको याद ही नहीं आता कि देश का सबसे खूबसूरत हिस्सा आज भी पुर्तगालियों के अधीन है। उन्हें तो यूं भी कभी कुछ याद ही नहीं रहा। चाइना ने जब बंजर भूमि ले ली तो कहा वो तो बंजर भूमि है, ले लेने दो। तो हम उनके राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के प्रति उनके दायित्व को भली भांति देख समझ चुके हैं। साथियों, मेरी प्रार्थना है
राजा भाऊ महाकाल के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके क्या हम वर्तमान की जो स्थिति देश में घटित हो रही है उनके प्रति हमारी क्या चेतना, हमारा क्या दायित्व, हम उसे किस तरह से निर्वहन करें। मेरी तो आत्मा बेचैन है जिस दिन से कर्नाटक में सरकार बनी है और सरकार का वो निंदनीय कृत्य कि राष्ट्र ध्वज के नीचे कोई गौ माता को काट देता है और देश का 80 करोड़ हिंदू यदि मौन धारण करके बैठता है तो मैं सोचती हूँ राजा भाऊ का बलिदान निरर्थक हो जाएगा। और क्रांतिकारियों का, ये बलिदानियों का बलिदान आपकी हमारी प्रेरणा बने, हमारी चेतना बने, इसीलिए तो उन्होंने ये सब किया था। नहीं तो वो भी सुख से अपना जीवन जी सकते थे। क्या जरूरत थी उन्हें इतने असीम कष्ट उठाकर राष्ट्रवाद के लिए एक नई पूरी पीढ़ी को तैयार करने की। तो हम इस शताब्दी वर्ष में प्रतिज्ञा करेंगे कि राजा भाऊ महाकाल ने जो किया, आज परिस्थितियां भिन्न है। विकास जी ने कहा आज हमें उस बलिदान की जरूरत नहीं, पर आज हमें जागरण की जरूरत है, जागृत होने और करने की जरूरत है, समाज के प्रबोधन की जरूरत है। हमें हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों से मुक्त होकर प्रखर राष्ट्रवाद के लिए जीने की जरूरत है। कोई कैसे राष्ट्रध्वज के नीचे गौ माता को काट देगा, कोई कैसे पहली बैठक में धर्मांतरण विरोधी अधिनियम को समूल समाप्त करने की बात कर देगा। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं कि जिस सत्य सनातन पावन परंपराओं को जो संपूर्ण विश्व के लिए, मानव के लिए कल्याणकारी है, ऐसी वैदिक परंपराओं को, ऐसे सत्य सनातन के प्रचार प्रसारार्थ जिन्होंने अपना जीवन दिया, उस हिंदुत्व का महत्व हमें भी समझना होगा और अपने दैनंदिन जीवन में, अपने नित्य प्रति के कार्यकलापों में उन्हें समाहित करते हुए आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देनी होगी। प्रेरक के रूप में आपको हमको भी कार्य करना होगा। आज की युवा पीढ़ी जब नशे के आगोश में डूबी दिखती है तो आत्मा चत्कार कर उठती है। हम देख रहे हमारे घर परिवार, हमारे आसपास आध्यात्म से बच्चों की दूरी सचमुच उनके जीवन के लिए बहुत कष्टदायी है। आध्यात्म भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। यदि हमने अपने युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को आध्यात्मिक संस्कारों से प्रशिक्षित किया तो निश्चित रूप से ऐसी पीढ़ी ना खुद कभी दिग्भ्रमित होगी, ना अपने संगी साथियों को होने देगी, खुद का मानव जीवन तो सार्थक करेगी ही, दूसरों का भी पथ प्रदर्शन करेगी। राजा भाऊ भी तो यही चाहते हैं। तो आज हम सब भाई बहनें प्रतिज्ञा करेंगे कि जिस श्रेष्ठ आदर्श सिद्धांतों को लेकर ये महामनाओं ने अपना जीवन जिया, हम भी भले राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, पर पंच निष्ठाओं के माध्यम से सतत कोशिश करते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक बने, लोकतंत्र के सजग प्रहरी बने, समता युक्त शोषण मुक्त समाज के निर्माण में कैसे राजनीति को समाज सेवा का सशक्त माध्यम बना ले, इन सब बातों की प्रेरणा देने वाले तो राजा भाऊ जैसे महाबलिदानी ही है। मूल्य आधारित राजनीति के पक्षधर है और हर क्षण कोशिश करते हैं कि हमारे इन महापुरुषों के कार्य आचरण व्यवहार को जीवन में उतारते हुए इस मनुष्य जीवन को हम भी सार्थकता दें। आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, राजा भाऊ महाकाल शताब्दी वर्ष में कोई काम यदि हमारे खाते में आया तो हम उसको अपना सौभाग्य माने और अपनी पूरी ऊर्जा, पूरे समर्पण, तन मन धन से उस काम में जुट जाए, क्योंकि वो काम आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद प्रेरक साबित हो। हमें महज औपचारिकता नहीं करनी कि बस प्रतिमाएं बन गई, माल्यार्पण हो गया और वर्ष भर उन प्रतिमाओं की धूल साफ करने वाले कोई लोग भी नहीं हैं। ये उज्जैन की पावन नगरी, यहाँ के श्री कृष्ण सरल जी का सारा जीवन क्रांतिकारियों की गाथाएं लिखने और गाने में बीता।
उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया कि कैसे आने वाली पीढ़ी क्रांतिकारियों से परिचय प्राप्त करे और वो भी अपने जीवन में ये तय करे कि मैं ऐसा क्या करूं कि आने वाली पीढ़ियां मुझे भी इतने ही सम्मान से याद करें। हम सबको भी अपने मनुष्य जीवन का ये मूल्यांकन अनिवार्य रूप से करना होगा साथियों। श्री कृष्ण सरल जी से प्रेरणा प्राप्त करके मैंने महू, अभी मेरे पास सेवा क्षेत्र के लिए है, मैंने वहां के 243 विद्यालयों के नाम क्रांतिकारियों के नाम पर किए हैं। हर स्कूल में हम 2x3 का क्रांतिकारी का चित्र लगा रहे हैं और उस स्कूल का नाम क्रांतिकारी के नाम पर कर रहे हैं। अब आने वाली पीढ़ी क्यों ध्यान से सुने क्रांतिकारियों का जीवन। तो आज के इस भौतिकवादी युग में यदि बच्चों में देशभक्ति, आध्यात्मिकता के संस्कार स्थापित करने हैं तो हम सबको जीवंतता के साथ जुटना पड़ेगा। मैंने एक नवाचार वहां किया। हमने 243 स्कूलों को, वो किताब विकास जी देख चुके हैं, स्कूलों को दी, प्राचार्यों के साथ अनुबंध किया कि आप दैनिक प्रार्थना में एक क्रांतिकारी का जीवन पढ़कर सब बच्चों को सुनाएंगे। अब बच्चे ध्यान से क्यों सुनेंगे? बच्चे वो अवस्था है, उनको कोई प्रेरणा, कोई लालच, कोई बात जो उनको अच्छी लगती हो। यदि हम, जैसे कि हमारे प्रचारक जी, तिजारे जी, फुटबॉल पकड़ के कि छुड़ाओ नहीं तो फिर शाखा में आओ, तो उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके कहूं कि हमने ये कहा कि सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। क्यों? तो बच्चों को कहा, बेटा जिस दिन 243 क्रांतिकारियों का जीवन चरित्र आप पढ़ लेंगे उस दिन एक लिखित प्रश्नोत्तरी परीक्षा होगी और उसमें जो सर्वोच्च अंक लाएगा हर विद्यालय के उस बच्चे को बाघा बॉर्डर के दर्शन कराए जाएंगे। अब आप आश्चर्य कीजिएगा, हर बच्चा रोज प्रार्थना में पेन कॉपी लेकर बड़े ध्यान से सुनता है, पढ़ता है, लिखता है। जाने अनजाने उसके भीतर ये देशभक्ति ऐसे ही तो प्रतिस्थापित होगी। और जैसे अनीता जी आपको बता चुकी, मैंने तो ये अभियान चलाया। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि हम राजा भाऊ महाकाल का शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं, तो आज से ही हम सब कम से कम अपने घरों में राजा भाऊ महाकाल का एक चित्र अवश्य लगा लें। घरों की बैठक में, हमारे ड्राइंग रूम में कोई ना कोई प्रेरणा पुरुष का चित्र अवश्य होना चाहिए। कई बार लोग प्रतिप्रश्न करते हैं कि चित्र देख लगाने से क्या होगा। मेरा शोध कार्य इस बात की गवाही देता है कि जैसा चित्र हम रोज देखते हैं, हमारे चित्त की वृत्ति भी वैसी ही जाने अनजाने बनने लगती है। तो आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि हर घर में राजा भाऊ महाकाल का चित्र आज से ही स्थापित हो जाए, बच्चों को उनकी कथा सुनाई जाए। और जैसा विकास जी ने कहा, मैं गिरीश जी से बात ही कर रही थी कि जो नाटक सतीश जी ने तैयार किया है, हम उसे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में हर जिला मुख्यालय पर इस पावन चरित्र को आने वाली पीढ़ी को अवश्य बताएं। क्योंकि बच्चों के सामने जब तक प्रेरक उदाहरण और आदर्श नहीं होंगे, तब तक वो अपने जीवन में कैसे किसी अच्छी बात के लिए प्रेरित होंगे। तो सरल जी की वो पंक्तियां हर वक्त मुझे बहुत याद आती हैं कि क्रांतिकारियों को, बलिदानियों को पूजना क्यों जरूरी है। बहुत ही मार्मिक आह्वान उन्होंने किया कि पूजन शहीद गए तो फिर क्यों शताब्दी वर्ष मनाना जरूरी है, क्यों उनके गुणों को, उनकी अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारना जरूरी है। कि प्रचारक हो तो राजा भाऊ महाकाल जैसे हर दिल हर दिमाग में स्थापित कितनी आत्मीयता, छोटे बच्चों से लेकर वरिष्ठों तक कितनी आत्मीयता। मुझे लगता है हर व्यक्ति अपने घर में भी जो बात नहीं कह पाता था, वो राजा भाऊ महाकाल से निसंकोच होकर कहता था। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो आत्मीयता, वो परिवार भाव संगठन में पुनः जागृत हो, क्योंकि राजा भाऊ महाकाल ऐसा ही चाहते हैं।
इसलिए सरल जी का आह्वान कि पूजे न शहीद गए तो फिर, पूजे न शहीद गए तो फिर ये पंथ कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन नकड़ अपनी छातियां अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन गोलियां, कौन वक्ष पर खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। पूजे न शहीद गए तो फिर आजादी कौन बचाएगा, फिर कौन मौत की छाया में जीवन की रास रचाएगा। पूजे न शहीद गए तो फिर वो बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर, मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करती हूँ, मैं अमर शहीदों की चारण उनके यश गाया करती हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करती हूँ। और आप सबसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आइए साथियों, राष्ट्र ऋण से उऋण होने का ये पावन वर्ष है, ये आज़ादी का 75वां वर्ष है। हम अपने सब बलिदानियों को याद करेंगे, आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे और हम भी अपने ये तय करेंगे कि हम ऐसा क्या करें। आज राजा भाऊ महाकाल होते तो हमसे क्या करवाते। आज ग्लोबल वार्मिंग विश्व के लिए चुनौती बना हुआ है, तो भारत सभी समस्याओं का समाधान लेकर राष्ट्र नायक मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है। हम राजा भाऊ महाकाल के शताब्दी वर्ष में ये भी प्रण कर सकते हैं कि हम वृक्ष, जितने हम उनके मानने वाले हैं, जितने हम उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं, राजा भाऊ महाकाल के नाम से एक फलदार पौधे का पौधारोपण करेंगे और विराट वृक्ष बनने तक उसकी सेवा हम निरंतर जारी करेंगे। तो मुझे लगता है एक वृक्ष जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है, जो पांचों तत्वों की रीढ़ है, क्योंकि एक वृक्ष अपने नीचे 10,000 लीटर पानी इकट्ठा रखता है, 10 डिग्री तापमान कम करता है। आज के समय की सबसे अनिवार्य आवश्यकता यही है। तो शताब्दी जो अपना संगठन बना है वो ऐसा भी कोई प्रण कर सकता है, उसमें आप हमको जो आदेश देंगे, हम जैसे 52 जिलों में राजा भाऊ का नाटक करवाएंगे, वहां भी जिले जिले में अपन सब कोशिश कर सकते हैं कि वहां टोली बनाकर राजा भाऊ महाकाल उद्यान 100 फलदार पेड़ हर जिले में यदि हम राजा भाऊ महाकाल के लिए लगाएं तो मुझे लगता है धरती माँ की भी सेवा होगी, पर्यावरण की भी सेवा होगी और राजा भाऊ महाकाल का भरपूर आशीर्वाद हम सबको भी मिलेगा। आने वाली पीढ़ी भी उनके कार्य, उनके महत्व, उनके जीवन को समझकर अपने मानव जीवन को सार्थकता दे। ये शताब्दी वर्ष मनाने का जो उद्देश्य है वो यही है। तो आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, गिरीश जी आप मुझे भी जो आदेश देंगे मैं भी अक्षरशः पालन करने को तैयार हूँ और हम सब अपने मिले दायित्व को पूरा करेंगे, क्योंकि इस देश को 21वीं शताब्दी का जगत गुरु भारत बनना है। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके अथक परिश्रम से, केंद्र हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, मध्य प्रदेश के जननायक शिवराज जी हो, सब उन्हीं पंचनिष्ठाओं को व्यवहारिक धरातल पर उतारने में लगे हुए हैं। आप सबका आशीर्वाद मिले। गिरीश सर, आप सभी का आभार मैं व्यक्त करता हूँ। साथ ही बड़ी संख्या में पधारे प्रबुद्धजन, समाजजन, मातृशक्ति, आप सभी का आभार एवं निश्चित आने वाले समय में आप सभी के मार्गदर्शन एवं सहयोग इस जन्म शताब्दी समारोह को मिलता रहेगा, ऐसी आशा करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। हम सभी माँ भारती के प्रति सम्मान वंदे मातरम के रूप में प्रदान करेंगे। मैं अनुष्का भालेराव को आमंत्रित करती हूँ, आप आए और वंदे मातरम का पाठ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्।
सुमधुर